अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन सीओएच पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्टपार्टम हेमरेज है। इसको पीपीएच भी कहते हैं। इससे मुराद एक्सेसिव ब्लीडिंग है, यानी डिलीवरी के बाद जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, वो 500 ml से बढ़ जाए, तो उसको हम पीपीएच कहते हैं। एक हमारा टॉपिक था एंटी पार्टम हेमरेज, डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग, और आज हमारा जो टॉपिक है वो पोस्ट पार्टम हेमरेज है, डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना। तो ये कंडीशन जो है प्राइमरी भी हो सकती है कि जैसे डिलीवरी हुई उसके फ़ौरन बाद जो है हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई, और ये सेकेंडरी भी हो सकती है कि ये हालत 24 घंटों के बाद भी आ सकती है, या ये एक दो दिन के बाद भी हालत जो है सामने आ सकती है। आमतौर पर जहाँ प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है, ये ब्लीडिंग या तो वहाँ से होती है, या फिर अगर हमारे जेनिटल ट्रैक यानी कि हमारी जो यूट्रस है, हमारी सर्विक्स है, हमारी वजाइना है, वहाँ पर अगर कोई कट लग जाए, वहाँ पर कोई ज़ख़म हो जाए डिलीवरी के दौरान, तो उस सूरत में ये हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी पीपीएच जो है, इसकी जो वजूहात हैं उनमें एक तो बड़ी वजह ये हो सकती है कि यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस होती हैं वो इनफेक्टिव हों। आप बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए मदर जानते हैं कि यूट्रस जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस सूरत में बच्चा डिलीवर होता है, और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है तो यूट्रस जो है वो तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है कि हमारा जिस्म जो है किसी भी फॉरेन बॉडी को कबूल नहीं करता। आप एक्सपीरियंस आपने अपनी ज़िंदगी में किया होगा कि अगर आपकी आंख में कोई चीज़ चली जाए या आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ चली जाए, जैसे लकड़ी की कोई छिलतर वगैरह ही आपके अंदर चली जाए, तो जब तक वो बाहर नहीं निकलती, जब तक हमारी बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल देती, हमारी बॉडी जो है वो सुकून से नहीं रहती है। बिल्कुल इसी तरह जो हमल है ये फॉरेन बॉडी होती है, यानी जो हमारे यूट्रस के अंदर बच्चा पल रहा होता है, हमारी बॉडी उसको कबूल नहीं करती। अब 9 महीने यूट्रस इस वजह से खामोश रहती है कि परवरदिगार ने चूँकि हमल को सेव करना होता है, उसको महफूज रखना होता है, लिहाजा वो हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, और वो हार्मोन जो यूट्रस में से किसी चीज़ को बाहर निकालती हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है हमारा, उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है, और यूट्रस जो है 9 महीने हमल को बाहर नहीं निकाल पाती है। लेकिन जैसे ही टर्म पूरा होता है, परवरदिगार का हुक्म होता है, हमारे हार्मोन जो हैं वापस अपने उसमें आते हैं, बैलेंस में आते हैं, तो यूट्रस को एहसास होता है कि उसके बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उसका हिस्सा नहीं, लिहाजा यूट्रस जो है वो तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये जो दर्द ज़ाज या लेबर पेन जो होती हैं, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आती हैं। एक माशाल्लाह 9 माह का हमल अंदर पड़ा हो तो यूट्रस को उसको निकालने के लिए जितनी शिद्दत से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उतनी ही शिद्दत के साथ हमें लेबर पेन्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लिहाजा अगर लेबर पेन जो है, यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन है, अगर ये इनफेक्टिव है, गैर मौसर है, उस अंदाज में नहीं है जिस अंदाज में होनी चाहिए, तो उस सूरत में भी जो प्राइमरी पीपीएच है उसकी कंडीशन जो है वो सामने आ सकती है। नॉर्मली जो हमारे लेबर का टाइम होता है वो 1 घंटे तक होता है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पहले 2-4 बच्चे हैं, तो आप अपनी जो लेबर का मेजर हिस्सा है वो अपने घर में गुजार के जाते हैं। आपकी दर्दें आपको बता देती हैं कि अब लेबर का वक्त बिल्कुल नज़दीक आ गया है, अब बच्चा डिलीवर हो जाएगा। आप उस वक्त किसी दाई का बंदोबस्त करते हैं या आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी लेबर का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा उसने टाइम ले लिया, और इस मेहनत की वजह से जो यूट्रस को करनी पड़ती है, वहाँ उस मेहनत की वजह से या उस लेबर के प्रोलॉन्ग करने की वजह से भी ये पीपीएच का मसला जो है, प्राइमरी पीपीएच का जो मसला है, हमारे सामने आ सकता है। माँ अगर डायबिटिक है और बच्चे का सर बड़ा है, तो कोई ना कोई मैकेनिकल डिफ़िकल्टी पैदा होने की वजह से भी ये चीज़ हमारे सामने आ सकती है। इसके अलावा अगर एमनियोटिक फ्लूइड यानी वो पानी जिसमें बच्चा रहता है, अगर वो मिकदार में ज़्यादा है तो वो प्लेसेंटा के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी ये प्राइमरी पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर एपीएच की हिस्ट्री पाई जा रही हो, यानी हामला औरत को
एंटी पार्टम की हिस्ट्री पाई जा रही है तो हो सकता है कि डिलीवरी के बाद उसको पीपीएच की भी प्रॉब्लम सामने आ जाए। इसके अलावा अगर हमारा प्लेसेंटा जो है अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं जुड़ा होता, किसी ऐसी जगह पर जुड़ा होता है जो नॉर्मल नहीं थी, अब नॉर्मल थी, तो उसके उखड़ने की वजह से भी ये कंडीशन हमारे सामने आ सकती है। सेकेंडरी पीपीएच जो है ये आमतौर पर 24 घंटे के बाद सामने आता है, लेकिन ये 5 से 10 दिन के दौरान भी हो सकता है। और इसकी दो ही वजूहात हैं ये जिस वजह से होता है। एक तो ये कि अगर प्लेसेंटा का कोई पीस हमारे जिस्म के अंदर रह जाए तो उस सूरत में हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर अगर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए उस वजह से भी ये हैवी ब्लीडिंग जो है हमारे सामने आ सकती है। और अभी मैंने आपको कहा कि हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन बॉडी को अपने अंदर रिटेन नहीं करती, तो जब प्लेसेंटा का कोई छोटा सा टुकड़ा भी हमारी यूट्रस के अंदर रह जाता है तो हमारी बॉडी उसको कबूल नहीं करती। नतीजे के तौर पर हैवी ब्लीडिंग होना शुरू होती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो जब फिर स्कैन किया जाता है, पता चलता है कि प्लेसेंटा का कोई ना कोई पीस अंदर रह गया है, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है और यूट्रस की सफाई की जाती है और इस मुश्किल से जो है वो निजात हासिल की जाती है। हम होम्योपैथी में इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए अभी उन्हीं मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो हम मेनोरेजिया में इस्तेमाल करते हैं या हेमरेज में इस्तेमाल करते हैं। यानी हम सवाइना को इस्तेमाल करते हैं, एपिकॉक को इस्तेमाल करते हैं, ट्रिलियम है, मिलीफोलियम है। इसके अलावा हमारी मेडिसिन जो है फास्फोरस इस्तेमाल की जाती है, एपिकॉक इस्तेमाल की जाती है। और अगर प्लेसेंटा का कोई पीस अंदर रह गया तो आप जानते हैं कि कैंथेरस को इस्तेमाल किया जाता है, कोलोफाइलम को इस्तेमाल किया जाता है, पल्साटीला को इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन से निजात पाने के लिए। और अगर पेशेंट को प्लेसेंटा का पीस अंदर रहने की वजह से बहुत तेज़ बुखार हो जाए, या जो नफास है, जो हेमरेज है, जो खून बह रहा है वो बहुत बदबूदार हो, तो वहाँ पर आप पायरोजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी हाउ कंडीशन जब हमारे सामने आती है फिर उसके मुताबिक हम मेडिसिन का इंतखाब करते हैं, मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं, पोटेंसी की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन इस कंडीशन को अगर हालत बिगड़ी हुई ना हो तो हम कंट्रोल कर जाते हैं। बाद औक़ात ये ऐसी ख़तरनाक कंडीशन होती है कि अगर कैपिलरीज लेवल के ऊपर रप्चर हो जाए तो फिर पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि बच्चे की डिलीवरी के बाद जब ब्लीडिंग रुक नहीं पाती तो खातून की डेथ हो जाती है। वहाँ मसला ये आता है कि वहाँ जो रप्चर होता है वो कैपिलरी लेवल के ऊपर होता है, लिहाजा ब्लीडिंग होते 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 24 घंटे के अंदर मरीज़ा जो है वो जाँ बहक हो जाती है। ये मैंने आपको सिर्फ एक आपकी मालूमात के लिए बताया कि वो ब्लीडिंग जो नहीं रुकती या वो ब्लीडिंग जो डेथ का बायस बनती है, वहाँ पे जो नुकसान हुआ होता है वो कैपिलरी लेवल के ऊपर हुआ होता है। एनी हाउ हमारे सामने जब पेशेंट आएगा तो हमारी यही मेडिसिन है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। यूट्रस में अगर कोई पीस रह गया है उस पीस को निकालने की कोशिश करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमारा पेशेंट शफा याब हो जाए। बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम मेहनत करना है। शुक्रिया।